नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन पर बहुत बड़े हमले किए गए हैं। कई उनके इलाकों पर बम गिराए गए हैं, उनके कई शहरों पर, उनकी बंदरगाहों पर बम गिराए गए हैं और इसके जवाब में यमन ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और अमेरिकी जो जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि रूस और चीन के जो जंगी बेड़े हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं मिडल ईस्ट में और जंगी मशकें इस वक्त शुरू कर दी गई हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बताई जा रही है। और वेस्ट इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया है कि रूस और चीन का इस मौके पर यहाँ पे आना और ईरान के साथ खड़े होना, फ़लस्तीन के साथ खड़े होना, ये बहुत अहम और गैर मामूली है। तो ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर ईरान के सदर अल्जीरिया का नाज़रीन दौरा करने जा रहे हैं, तो इस दौरे की क्या अहमियत है। जंग के अगले फेज में अल्जीरिया जो कि अफ्रीका का मुल्क है, वहाँ उसका फ़लस्तीन की जंग के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यमन पर एक बार फिर हमला किया गया है अमेरिका और बरतानिया की जानिब से और ये हमला मामूल से हटकर है। यानी रोज़ाना हमले तो हो रहे हैं यमन पर, 1, 2, 3 स्ट्राइक्स जो है वो यमन पर हो रही हैं, लेकिन ये वाला जो हमला है ये मामूल से हटकर है। मामूल में इक्का दुक्का स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन इस हमले में जो अभी यमन पर हुआ है 18 मुख्तलिफ जगहों पर बम गिराए गए हैं। 18+ जो स्ट्राइक्स हैं वो इस वक्त यमन पर की गई हैं। सो इसलिए यह हमला मामूल से हटकर है और इसको काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो यमन ये बता रहा है द अमेरिकन ब्रिटिश एग्रेशन लॉन्च्ड 18 raids on governorates of Hodeidah and Saada in the west and north of the country during the past hours। तो वेस्ट का जो कंट्री है और नॉर्थ में, यानी आप यूं समझ लीजिए कि हौसियों के ज़ेरे एहतमाम जितना भी एरिया है, यानी आधा जो यमन है वो हौसियों के ज़ेरे एहतमाम है, तो उस पूरे के ऊपर जो है वो बम गिरा गए हैं। हुदैदा इतना बड़ा गवर्नेट है, सादा ये दूसरा एक बहुत बड़ा गवर्नेट है, वहाँ पर ये जाना बमबारी की गई है। और ये जो जेट्स आए हैं, जंगी त्यारे आए हैं, ये एयरक्राफ्ट से आए हैं और ये मतलब वो अभी भी बेसिस जो है वो अरब्स की इस्तेमाल नहीं की जा रही, क्योंकि अरब्स ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बेसिस यमन के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि यमन ने ये धमकी लगा रखी है कि अगर किसी अरब मुल्क की बेसिस हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई तो हम डायरेक्टली उस मुल्क को निशाना बनाएंगे। सो इसलिए कोई बेसिस जो है वो अरब मुल्कों के इस्तेमाल नहीं की जा रही। सो या तो ये जहाज जो है वो साइप्रस से आते हैं, वो ऊपर कब्रस से, और या फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर से आते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमले किए गए हैं उसमें अमेरिकन ब्रिटिश एग्रेशन एयरक्राफ्ट बॉम्ब्ड अल अर्ज एरिया इन बजील डिस्ट्रिक्ट विद 4 रेड्स। फिर वो बता रहे हैं अमेरिकन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट लॉन्च रेड ऑन रास हिस्सा अल सलीब डिस्ट्रिक्ट अल कवेजी अल दुरैमिया डिस्ट्रिक्ट। तो आप नाम सुनते जाइए कि कितने बड़े ये एरियाज हैं, कितना वसी तर एरियाज हैं जिन पर यह हमला किया गया है। सो इस पर यमन की जानिब से नाज़रीन भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और इसमें फिर ज़हन में रखें कि जो ऑपरेशनल रोल है वो इसमें अमेरिका और बरतानिया का है, लेकिन इसमें जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहरीन है, अरब मुल्क बहरीन, वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। अमेरिकन लेड जो इत्तेहाद है जिसके तहत ये हमले हो रहे हैं उसमें बाकी ये सारे मुल्क शामिल हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल रोल है वो इनका है। तो फिर बहरीन पर एक बार फिर सवाल उठते हैं जब जब यमन पर बमबारी होती है कि बहरीन किस साइड पर जाकर खड़ा हो गया है। हालांकि बहरीन का कोई ऐसा रोल भी नहीं है, बहरीन की अपनी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका संभालता है, तो कोई उसका ऐसा रोल भी नहीं है। अमेरिका ने उसको खानापुरी के लिए रखा हुआ है और बहरीन जो है वो उस साइड पर जाके खड़ा हो गया और उल्टा उस पर सारा मतलब तनकीद भी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उनको अपनी पोजीशन जो है उस पर रीथिंक करना चाहिए कि ये कोई अच्छी मिसाल जो है वो कायम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका जवाब बहरहाल यमन की जानिब से भरपूर अंदाज में दिया गया है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि नाज़रीन एक अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है गल्फ ऑफ एडन में, और इसका नाम नाज़रीन है पिनोचियो। ये कार्गो शिप है जो यहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यमन ने इसको निशाना बनाया। यहिया सारे जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो बता रहे हैं द अमेरिकन शिप पिनोचियो वाज टारगेटेड इन रेड सी विद नंबर ऑफ मिसाइल्स। बहुत बड़े जो मिसाइल, नंबर ऑफ मिसाइल जो हैं उसके साथ इसको टारगेट किया गया है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मिसाइल इसलिए फायर किया जाता है कि सम टाइम आप मिसाइल फायर करते हैं और वो नहीं टकराता, यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, जहाज मूव कर रहा होता है, तो ये कोई इतना आसान नहीं है
मिसाइलों का इतनी एक्यूरेसी के साथ हिट करना, यानी जहाज आया, जहाज ने जाकर हिट किया, वो अलग चीज है। मिसाइलों की जानिब से हिट करना उस ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा है, ये बहुत एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, बहुत एक्सेप्शनल जंगी सलाहियतें होती हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जगह पर खड़ा है, तो उसको हिट करना ये एक अलग चीज है, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा है। भाई जब आपका मिसाइल फायर हुआ है तो वो अपनी पोजीशन से आगे जा चुका होगा, मतलब कोई सेकंड में तो मिसाइल वहां पर पहुंच नहीं रहा। तो इसलिए बहुत सारे मिसाइल इसलिए फायर किए जाते हैं कि मुमकिन है कुछ जो है वो पानियों में जाकर गिरे। फिर ऐसा भी होता है कि कुछ रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो इनके जो जंगी बेड़े वहां पर डिप्लॉयड हैं वो तबाह भी कर देते हैं। तो इसीलिए ये नंबर ऑफ मिसाइल फायर किए जाते हैं कि कुछ पानियों में गिर गए, कुछ उन्होंने तबाह कर दिए, और फिर कुछ जाकर जो है वो टकराते हैं। और अभी जो इन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है उसमें तो ये सूरत हाल सामने आ रही है कि सवेर डैमेज हो रहा है, उस डैमेज के नतीजे में आग लग रही है, और आग लगने के नतीजे में उनके सारे कंटेनर्स जल जाते हैं और उनके जहाज जो है वो गर्क होना शुरू हो गए हैं। और फिर बाद में पता चलता है जी वो जहाज वहां पर जाकर गिरे हैं जहां पर इंटरनेट केबल्स और इंटरनेट केबल्स डैमेज होना शुरू हो गई हैं। सो ये एक बड़ा हमला है। इन हमलों के जवाब में जो अमेरिका बरतानिया ने किए उसका जवाब यमन ने दिया है। और फिर इसमें आप ये भी ज़हन में रखेंगे, देखें जो जहाज गुजरेगा तो यमन निशाना बनाएगा ना, मतलब यमन फिर और कहां जाकर निशाना बनाए, उन्होंने जवाब देना है तो वहीं जवाब देना है, रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन में ही जवाब देना है जहां से वो गुजरने की कोशिश करते हैं। तो एक जहाज गुजरे, 2 गुजरे, 10 गुजरे, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, फिर नाज़रीन बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं यमन की जानिब से आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो मैं आपको बार बार बता रहा था ना कि भाई फलस्तीन के इत्तेहादी साथ खड़े हैं, और रमजान में आपको एक बड़ा मार्का नजर आएगा और ये अपने हमले बढ़ाएंगे, जंग फैलेगी, मामलात एस्केलेट होंगे। सो बहुत बड़ी स्टेटमेंट यमन की इस हवाले से आ गई है। वो बता रहे हैं our military operations will escalate during the month of Ramadan in support of and support for the oppressed Palestinian people and our fighters brothers in the Gaza। अब ये बिल्कुल साफ पॉलिसी सामने आ चुकी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात उनकी जानिब से सामने आ गई है कि जहां पर जंग चल रही है, जो ऑलरेडी एक बड़ी पेस के ऊपर चल रही है, जो कि ऑलरेडी बड़े डेंजरस लेवल के ऊपर चल रही है, भाई अमेरिका और बरतानिया यमन की टेरिटरी में अंदर जाकर उन पर हमले कर रहे हैं, यमन की वहां पर शहादतें हो रही हैं, और यमन जो है उनके जहाजों को निशाना बना रहा है। अरबों मालियत के ये जहाज, कितने जहाजों को वो निशाना बना चुके हैं, इंटरनेट केबल, सारी चीजें आपको पता है। तो कितने डेंजरस लेवल के ऊपर ऑलरेडी जंग चल रही है। तो यमन ये कह रहा है कि अब रमजान में हम एस्केलेट करेंगे, अब मामलात इससे भी आगे जाएंगे। तो अब सोचिए कि इससे आगे जब मामलात जाएंगे तो वो कितना खतरनाक चीज होने वाली है। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने जो 2 मुख्तलिफ बातें की हैं, एक उन्होंने कहा कि फॉर द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द पैलेस्टीनियंस, के जो मतलब सिविलियंस हैं जिन पर जुल्म हो रहा है उनके साथ भी हम खड़े हैं। और दूसरा, आवर फाइटर्स ब्रदर्स, जो हमास के फाइटर्स या दीगर तंजीमों के अब फाइटर्स वो भी आ रहे हैं, तो वो जो लड़ रहे हैं हमारे फाइटर्स ब्रदर्स जो हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं, उनको भी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो असलिया की बात में करें, चाहे इनके जंगजू इसराइल के बॉर्डर पर जाकर लड़े, या जैसे इन्होंने मिस्र को कहा कि अगर मिस्र जंग में जाता है तो हम मिस्र के लिए अपने जंगजू भेजेंगे और सपोर्ट भेजेंगे। तो वो 2 तरह की बातें कर रहे हैं कि ऑपरेस्ट के लिए भी और जो फाइटर्स ब्रदर्स हैं उनके लिए भी हम साथ खड़े हैं और हमारे हमले जो हैं वो एस्केलेट करेंगे। सो दिस इज अ बिग न्यूज। अगली नाज़रीन जो खबर है वो भी बहुत बड़ी खबर है और इसने भूचाल मचा दिया है और वेस्ट को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, इसराइल को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस वक्त तेल अवीव में खलबली मची हुई है कि भाई अब ये सूरत हाल किस तरफ चल निकली है, क्योंकि जब जब ये वाली 2 ताकतें आई हैं तब तक मगरिब की दौड़ें लगी हैं, इसराइल की दौड़ें लगी हैं। नाज़रीन, रूस और चीन के जो जंगी बेड़े हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मिडल ईस्ट में पहुंच चुके हैं और बड़ी खबर यह है कि रूस, चीन और ईरान ये मिलकर इस वक्त यहाँ पर अरेबियन सी में या गल्फ ऑफ ओमान में, यहाँ पर मतलब मिडल ईस्ट में आकर वो जंगी मशक़ें कर रहे हैं। और ख़बर यही है कि बहुत ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस और बड़े ज़बरदस्त मिसाइल और सारे मतलब जदीद तरीन जो उनके वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पर भेजे गए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा अलामती अहमियत है। और मगरबी मीडिया इस वक्त ये डिबेट कर रहा है कि इस मौके पर
چین اور روس کا آنا، ایران کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بہت ہی معنی خیز ہے. اور یہ مشقیں جو ہیں وہ اس وقت گلف آف عمان میں ایگزیکٹلی ہو رہی ہیں، گلف آف عمان میں. تو یہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ یہ جنگی مشقیں ادھر بھی کر سکتے ہیں، یعنی عربین سی میں، کھلے سمندر میں بھی کر سکتے ہیں. تو گلف آف عمان میں کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی دو اہمیت ہے. دیکھیں ایک تو گلف آف عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی بندش جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ چھیڑ سکتی ہے. یہ دنیا میں یعنی دنیا بند ہو جائے گی اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ بند کر دیں. تو اس کی اسٹریٹجیکلی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ایک تو اس کے ساتھ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. دوسرا گلف آف عمان میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو یورپین جنگی بیڑے ہیں یا یورپین جو مشن آیا ہوا ہے یہاں پر یمن پر حملہ کرنے کے لیے، ان کی جو ساری ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی اسی روٹ پر ہے. یعنی ان کی ڈپلائمنٹ پرشین گلف سے ہوتے ہوئے، یہاں گلف آف عمان سے ہوتے ہوئے، اور پھر جو ادھر سے ہو کر ریڈ سی کی طرف جاتی ہے. یعنی یہ پورا روٹ وہاں پر وہ ڈپلائمنٹ کر چکے ہیں. تو اب گلف آف عمان میں آنا، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ کھلے سمندروں میں بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ وہاں پر آئے ہیں جہاں پر یورپ کے اور امریکہ کی ڈپلائمنٹ ہے، جہاں پر ان کے جنگی بیڑے کھڑے ہیں. تو وہاں پر آ کر ان کے جو چائنا رشیا نے اپنے جنگی بیڑے جو ہیں وہ یہاں پر تعینات کر دیے ہیں. سو اسی لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور مغرب تشویش کا بھی شکار ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا کہ اس وقت ایران کیا ہے، ایران از دا بگیسٹ اینیمی آف اسرائیل اینڈ ویسٹ. اس وقت ویسٹ کیٹاگوریکلی ایران کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر رہا ہے. اور سارا ان کا میڈیا، ان کا حکومتوں کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سارا مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے. اسرائیل کیٹاگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ ایران کو مٹانا ہے. یمن جو کچھ کر رہا ہے ساری سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ جناب ایران کروا رہا ہے. حزب اللہ جو کچھ کر رہی ہے سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب ایران کروا رہا ہے. تو اسرائیل بھی ایران کو سب سے بڑا دشمن اور وہ ڈکلیئر کر رہا ہے، دہشت گرد ڈکلیئر کر رہا ہے. اور پورا ویسٹ جو ہے وہ انتہائی سخت لینگویج استعمال کر رہا ہے، سینکشنز لگا رہا ہے. ابھی امریکہ نے تازہ ترین مزید سینکشنز لگائی ہیں. تو ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہا ہے، دہشت گرد ریاست ایران کو بتا رہا ہے. اچھا، اس ساری صورتحال میں روس اور چین آ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یعنی ادھر والی آدھی دنیا جس ملک کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور جس ملک کا خاتمہ ان کی ٹاپ پریورٹی ہے، اس صورتحال میں مطلب اس ٹائمنگ میٹر کرتے ہیں نا فارن پالیسی میں، اس ٹائمنگ میں روس اور چین آ کر کھڑے ہو گئے اور پیغام یہ دیا ہے کہ اچھا اگر ایران کے خلاف اور مطلب یہ بات اب آگے بڑھے گی، جب جنگ پھیلے گی تو پھر روس اور چین پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنے اتحادیوں کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ آئیں گے اور سارا کچھ کر کے چلے جائیں گے اور یہ ایسے ہی ہو جائے گا. جب یہ جنگ بڑھے گی جو کہ بڑھنے جا رہی ہے تو پھر ہم بھی پوری طرح سے یہاں پر ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ کچھ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے. چائنا، ایران اینڈ رشیا ہولڈ جوائنٹ نیول ڈرلز نیئر گلف آف عمان. رشین وارشپس ارائیو ان ایران فار ڈرلز. پھر جو جدید ترین میں بتا رہا تھا نا کہ آپ کو جدید ترین انہوں نے اپنے جنگی بیڑے اور وہ ساز و سامان بھیجا ہے. اکارڈنگ ٹو دا منسٹری، دا 45th فلیٹ آف دا چائنیز پیپلز لبریشن آرمی نیوی ہیز سینٹ دا گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر رومکی، the missile frigate Linai and the comprehensive replenishment vessels. تو یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ جو جدید ترین ساز و سامان انہوں نے اپنی جنگی بیڑے، ویسلز اور جدید ترین جو وہ کہہ رہے ہیں ڈسٹرائر اور میزائل وہ یہاں پر بھیجے ہیں. تو یہاں پر جناب جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں. یہ 4-5 دنوں کی مشقیں یہاں پر ہیں اور اس وقت وہاں پر تشویش بڑی ہوئی ہے کہ بھائی ان کا یہاں پر آنا اب اس کا کیا صورتحال کریں. ممکن ہے کہ وہ بہت سارے اپنے جنگی بیڑے یہیں پر ڈپلائے کر دیں. مطلب اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو چائنا کے نا، رشیا کے بھی ہیں. تو اب جب وہ جنگی مشقوں کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی تو حق ہے. مطلب اگر یورپ آ کر یہاں پر اپنی ڈپلائمنٹ کر سکتا ہے تو رشیا اور چین نہیں کر سکتے. تو ممکن ہے کہ وہ یہیں پر بہت سارے اپنی جنگی بیڑے جو ہیں وہ ڈپلائے کر دے. تو بالکل کلیئر میسج دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھائی جو صورتحال بن رہی ہے ادھر رشین میڈیا، چائنیز میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کی جنگ جیتنا روس اور چین کے لیے بہت ضروری ہے. یہ اگر روس جو ہے وہ یوکرین کی جنگ جیتنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جنگ بھی جیتے، وہ یہ غزہ اور فلسطین کی جنگ بھی جیتے. یہاں سے جو مومنٹم، یہاں سے جو ایک ویو جائے گی فتح کی، وہ یوکرین میں ان کو سپورٹ کرے گی. دیکھیں اس وقت بہت پیک کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. اس وقت نیٹو چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح سے مطلب دبوچ لے رشیا کو اور اس کے بعد چائنا کو. اگر وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں تو نیٹو کی اس وقت یہ گریٹ گیم یہی ہے
जो इस वक्त दुनिया में चल रही है कि नेटो चाहता है कि रशिया और चाइना को वो दबोच लें पूरी तरह से, जो उनके पर निकले हैं, जो उनके दांत निकले हैं, वो काट दे, वो तोड़ दे, उनके दांत तोड़ दे। तो इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। आप देखिए कि बिलियंस डॉलर्स जो है यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, उधर ताइवान को फिर इसी तरह की मदद दी जा रही है। सब ज्यादा तो जंग तो फिलहाल यूक्रेन में चल रही है, तो कितने ज्यादा हथियार और मदद और अरबों डॉलर जो है वो यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। तो उसका सिर्फ फिर अभी आप देखें, ओ भाई इतनी ज्यादा इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है ना यूरोप में। मैं अभी उस पर तफसीली वीडियो बनाना चाह रहा हूं। एक एक मुल्क नजर, लिटरली एक एक मुल्क जो रशिया के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, वो एक एक मुल्क के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उसकी फोर्सेस तैयारी कर रही हैं जंग की। रशिया में दाखिल होने के लिए इस वक्त एक एक मुल्क तैयारी कर रहा है और पीछे उसका नेटो है। और उसके जवाब में रशिया ने ये कहा कि अगर किसी भी यूरोपीय मुल्क की फौज हमारे मुल्क में दाखिल हुई, या फिर जो वो F-16 तैयारे देना चाह रहे थे यूक्रेन को, तो अगर यूक्रेन को ये तैयारे दिए गए और इन तैयारों ने रशिया में आकर स्ट्राइक्स की, तो हम उसका जवाब कन्वेंशनली नहीं देंगे, बल्कि हम उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए देंगे। यानी एक होता है ना कन्वेंशनल जवाब के, अच्छा जी वो आकर स्ट्राइक्स करेंगे तो आप भी जाकर स्ट्राइक कर दे, वो नहीं होगा। प्यूटन ये कह रहा है, उसने बहुत कैटेगोरिकली ये बता दिया है, और उसको संजीदा इसलिए लिया जा रहा है कि 2022 में एक ऐसा मौका आया था। अभी उस पर एक बड़ी जबरदस्त किताब छपी है, द ग्रेट पावर्स, और उसमें तुर्की का भी किस तरह इमर्ज है, द रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर, उसमें तुर्की का भी जिक्र है कि कैसे वो रिटर्न कर रहा है एज अ ग्रेट पावर। तो उसमें वो बताता है कि 2022 में एक ऐसा मौका आया था कि CIA ने बिल्कुल मतलब वो श्योर थी कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने जा रहा है। और फिर उसी दौरान आपको अगर रिकॉल करें तो 2022 में एक ऐसा मौका आया था जिसमें बड़ी न्यूक्लियर जंग की बातें चलना शुरू हो गई, और फिर सारे मुल्कों ने स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू की कि नहीं जी न्यूक्लियर जंग नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं होनी चाहिए। तो उस किताब में ये बताया गया, इंकशाफ हुआ भी, ये 2 दिन पहले ये किताब जो है वो सामने आई है। तो उसमें वो बताता है कि व्हाइट हाउस में इस पर कई मतलब नेशनल सिक्योरिटी की हाई लेवल की मीटिंग्स हुई कि भाई अब ये जो प्यूटन तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर जंग की, मतलब न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो इसको कैसे रोकना है। फिर चाइना से राब्ता किया गया, फिर उसकी टॉक्स जो हैं वो तुर्की में हुई, और फिर ये मामला थोड़ा सा सुलझाया गया कि प्यूटन थोड़ा सा पीछे हट गया कि उस न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से। चाइना ने स्टेटमेंट जारी की कि नहीं जी न्यूक्लियर जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अब वो 2022 की बात थी, अब दोबारा से फिर ये 7-8 दिन पहले प्यूटन ने कहा जी मैं अगर हम पर हमला किया गया तो हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे। तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि ये मतलब उसकी जानिब से किसी को ये इबहाम नहीं है कि भाई प्यूटन ये करेगा या नहीं करेगा। तो सबको पता है कि अगर प्यूटन कह रहा है तो वो ये करेगा। तो इतनी खतरनाक सूरत हाल इस वक्त यूरोप में है। तो इस वक्त नेटो पूरी तरह से रशिया और चाइना को दबोचना चाहता है, और ये चाइना और रशिया अपनी सोवरेनिटी की जंग लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने अपने टर्म्स के ऊपर अपने मुल्क को चलाना है और दुनिया में अपना कोई इन्फ्लुएंस रखना है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो यूक्रेन की और ये मिडिल ईस्ट की जंग जीते। तो इसलिए वो यूक्रेन में तो जोर लगा रहे हैं, साथ मिडिल ईस्ट में अब वो एक बढ़ता हुआ रोज उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अपना जोर जो है वो उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप देखें कि एक तरफ चाइना ने यहां पर जंगी बेड़े भेजे और साथ क्या स्टेटमेंट जारी किए, जरा देखिएगा। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है द किलिंग ऑफ सिविलियंस इन गाजा मस्ट स्टॉप एट दिस इज अ ह्यूमन ट्रेजेडी एंड अ डिस्ग्रेस टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये अभी ताजा तरीके इधर उन्होंने जंगी बेड़े भेजे हैं, साथ ये स्टेटमेंट आई है द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एक्ट अर्जेंटली टू मेक एन इमीडिएट सीजफायर इन गाजा अ टॉप प्रायोरिटी। उन्होंने एक बार फिर वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, दिस इज अ डिस्ग्रेस टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और फिर उन्होंने कहा कि इमीडिएट सीजफायर होना चाहिए टॉप प्रायोरिटी के ऊपर। तो चाइना रशिया ने क्लियर पोजीशन ली हुई है, और अब वो 1 स्टेप फॉरवर्ड आ रहे हैं। देखें अमेरिकी फोर्सेस का आना या रशियन चाइनीज फोर्सेस का आना, तो उसका मतलब आलमी जंग होगा ना। तो आलमी जंग तो आखिरी चीज है जो होनी है, तो वो कितनी ज्यादा तबाही लाएगी उससे हमें बचना ही चाहिए, हर सूरत में उससे बचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल रोज बरोज हमें उसकी तरफ घसीट कर लेकर जा रही है। जैसे इलोन मस्क ने कहा वी आर स्लीप वॉकिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, कि हम बस चलते बहुत करीबी मतलब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं जीत गया तो तीसरी आलमी जंग नहीं होने दूंगा। तो कुछ तो हो रहा है जिससे ये सारे इतने बड़े लोग जो है वो बात करें कि तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं।
اچھا اب آخر میں آپ کو ایران کا جو وزٹ ہے اس حوالے سے جلدی جلدی اپڈیٹ کر دیتا ہوں ناظرین. ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ الجیریا کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ شمالی افریقہ کا ملک الجیریا, وہاں کی ایک ریجنل پاور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب یہ دورہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. الجیریا کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ابھی الجیریا سے فرینچ کالونی ختم ہوئی ہے, آپ اندازہ لگائیے. ابھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی تو ہم وہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. ابھی وہ نائجیریا میں جو بچوں کو کڈنیپ کیا گیا اسکول کے بچوں کو, تو بہت سارا ظلم جو ہے وہ افریقہ میں ہو رہا ہے, تو اس بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر پا رہے. تو وہاں سے بہت بڑا لاوا وہ بھی وہاں پر پھٹ رہا ہے, صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. تو الجیریا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے. ابھی فرینچ کالونی ختم ہوئی ہے, یعنی ہماری جو کالونیز ہیں جیسا کہ یہاں بر صغیر کے 47 میں ختم ہوگی, لیکن الجیریا کی ابھی ختم ہوئی ہے اتنے مطلب کتنے سالوں کے بعد. تو الجیریا کی نظر اہمیت اس طرح سے ہے کہ ایران نے اپنی ایک تنظیم وہاں پر بنا رکھی ہے, یعنی فورسز وہاں پر بنا رکھے ہیں جو ایرانی حمایت یافتہ کہی جاتی ہیں. جیسے حزب اللہ ایرانی حمایت یافتہ ہے اور عراق اور شام میں اس کی تنظیم ہے, اسی طرح سے اس نے یہ تنظیمیں الجیریا میں بنا رکھی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھئی الجیریا میں بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اس کا ایک گریٹ گیم میں بڑا مقصد ہے, اور یہ ایران کی دہائیوں کی پلاننگ ہے. جس طرح سے ابھی حوثیوں نے رستہ بند کیا ہوا ہے, تو اسرائیل کے جو جہاز ہیں وہ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ وہ یہاں افریقہ سے گھوم کر جا رہے ہیں, اور اوپر اسپین سے یعنی جبرالٹر جو کہ جبل طارق ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں سے جو طارق بن زیاد ہے وہ یورپ میں داخل ہوا تھا, تو اس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے. تو یہ جبرالٹر سے ہوتے ہوئے پھر ادھر آتے ہیں, تو ادھر سے موروکو کے ساتھ ہی تو الجیریا ہے. اب الجیریا میں فورسز رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر اسرائیل کے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں, تو جب اگلی وائڈ اور بڑی عظیم جنگ جب چھڑے گی تو پھر وہاں پر اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا. دیکھیں یہاں پر تو بنا ہی رہے ہیں, لیکن ادھر سے تو گھوم کے وہ جا رہے ہیں, تو وہاں پر ان کا بندوبست کرنے کے لیے الجیریا میں فورسز بنائی گئے. اسی طرح موروکو کے نیچے سہارا ہے, اور اس کا ڈسپیوٹ بھی چل رہا ہے کہ موروکو کہتا ہے یہ ہماری ٹیریٹری ہے, یہ وہ ادھر مطلب انسٹیبلٹی ہے, جنگ وغیرہ چل رہی ہے. تو سہارا میں بھی ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں بنائی گئی ہیں, ایران نے وہاں پر بنائی ہیں. اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اسرائیل کو ریسٹرکٹ کرنا. تو یہ گریٹ گیم میں اس کا مقصد ہے. تو ابھی فرانس وہاں سے نکلا ہے, تو ایران وہاں پر انٹر ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ پھر باقی جو ملک ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں, برکینو فاسو ہے اور نائجر ہے, مالی ہے, انہوں نے یہاں سے بھی ابھی ان کی فورسز فورن ٹروپس نکلے ہیں. تو یہاں پر رشیا اور چین کی انٹری ہو رہی ہے, ایران کی انٹری ہو رہی ہے. تو افریقہ جس پر ہم بہت کم بات کر رہے ہیں, اس کا بہت زیادہ رول ہوگا آنے والے دنوں میں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے نا, یا جو بڑی عظیم جنگ چھڑے گی, اس کا افریقہ کا اس میں بڑا رول ہونے والا ہے. اور اسی لیے یہاں پر انفلوئنس جو ہے وہ ادھر ویسٹ کا تو ختم ہو رہا ہے, رشیا, چائنا اور ایران کا وہاں پر بڑھ رہا ہے. اس کی ویسٹ کو کافی مروڑ ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.